तो हेलो मेरे प्यारे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, बहुत सारे इंतजार के बाद फाइनली आज वो दिन आया जब मैंने आपके लिए पूरा एनालिसिस निकाल लिया है कि कौन से नॉर्सेट में कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए थे। इतने मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे पिछले एक महीने से कि मैम प्लीज बता दीजिए कौन से नॉर्सेट में कौन से टॉपिक रिपीट हुए हैं और अब हमें अगले नॉर्सेट के लिए नॉर्सेट 11 और नॉर्सेट 12 के लिए क्या क्या टॉपिक्स को मेनली टारगेट करना है। अब यस, ये वीडियो बहुत यूजफुल होगी उनके लिए जो दोबारा से रीस्टार्ट कर रहे हैं अपने नेक्स्ट नॉर्सेट के एग्जाम के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट होगी ये आपको एंड तक समझ में आएगा। और हाँ, एंड तक वीडियो देखना क्योंकि एंड में मैं आपको एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी जो आपके आने वाले नॉर्सेट 11 के एग्जाम की तैयारी के अंदर 4 चांद लगा देगी। राइट, तो चलो अब शुरू करते हैं, ज्यादा देर नहीं लगाते क्योंकि इस चीज का बहुत सारे बच्चों को बहुत टाइम से इंतजार था, जहां हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्सेट के कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर नॉर्सेट में रिपीट हुए हैं, किस तरह से नॉर्सेट का ट्रेंड बदला है फ्रॉम नॉर्सेट 1 टू नॉर्सेट 10। बहुत बच्चों ने बहुत बार रिपीट किया होगा नॉर्सेट का एग्जाम, किसी न किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो आज हम वो भी ट्राई करेंगे कि आपको आपका एनालिसिस मिल पाए कहाँ कमी रह गई आपसे। क्योंकि नॉर्सेट देने के बाद में माइंड में यही सवाल रह जाते हैं कि पता नहीं मेरा इस बार क्यों नहीं हुआ, मैंने तैयारी भी पूरी की थी, मैंने सारी बुक्स भी कवर की थी, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी किए थे, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वजह रही। बट वो वजह क्या है, आज इस वीडियो के थ्रू आपको ये भी आंसर मिल जाएगा। तो चलो अब करते हैं शुरू। सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा एम्स के नॉर्सेट के एग्जाम की, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जनरल जो हर नॉर्सेट टारगेट करता है। हर नॉर्सेट का एग्जाम इन टॉपिक्स को जनरली कवर करता है। क्या क्या है वो टॉपिक्स? फर्स्ट है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का क्वेश्चन आपको प्री जैसे एग्जाम में मिल जाएगा। प्री लेवल का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। सीपीआर बीएलएस के ऊपर प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है। नेक्स्ट इज ईसीजी इंटरप्रिटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आते हैं हमारे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस। क्या आते हैं बेटा? यहाँ पे आएंगे इमेज बेस्ड क्वेश्चन, जहाँ पे आपको एक इमेज दी जाती है और इमेज के बेसिस पे आपको एनालिसिस करना होता है। उसके बाद आता है डायबिटीज मेलाइटस, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, एबीजे इंटरप्रिटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेंटिलेटर केयर, ड्रग कैलकुलेशन, ग्रोथ माइलस्टोन, पीपीएच, स्किज़ोफ्रेनिया एंड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम। ये वो टॉपिक की लिस्ट है बेटा जो मल्टीपल टाइम रिपीट हुई है। दिस इज द फ्रीक्वेंसी जब जब वो नॉर्सेट में पूछा गया है। पहला टॉपिक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट अब तक 6 बार नॉर्सेट में रिपीट हुआ है। 6 बार यानी कि समझ रहे हो आप, 6 बार यानी कि 10 बार अभी तक नॉर्सेट हुआ है और 10 में से 6 बार ये टॉपिक आया है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक 5 टाइम्स पूछा गया है, सीपीआर एंड बीएलएस। नेक्स्ट ईसीजी इंटरप्रिटेशन भी 5 टाइम्स आया है अभी तक के नॉर्सेट एग्जाम में। इतनी हाई फ्रीक्वेंसी वाले टॉपिक्स को कुछ भी हो जाए आपको मिस नहीं करना है। इसके बाद आता है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, कितने बार रिपीट हुआ है? 4 टाइम्स रिपीट हुआ है। एबीजे इंटरप्रिटेशन 4 टाइम्स रिपीट। वेंटिलेटर केयर अगेन 4 टाइम्स रिपीट। ड्रग कैलकुलेशन, ग्रोथ माइलस्टोन, पीपीएच 4 टाइम्स रिपीट। आउट ऑफ 10 नॉर्सेट में से 4 टाइम्स इसकी रिपीटिशन है। अब अगर मैं बात करूं पीपीएच, स्किज़ोफ्रेनिया एंड नेशनल टीबी प्रोग्राम की, अभी रिसेंट के नॉर्सेट में इसको ज्यादा इंक्लूड करना स्टार्ट किया गया है और ये अभी तक 3 बार आया है। सो इट इज एक्सपेक्टेड, हाईली एक्सपेक्टेड कि आने वाले नॉर्सेट 11 में यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये तो था बेटा जनरल एक बेसिक टॉपिक का एनालिसिस जो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे था। अब हम थोड़ा और इन डेप्थ जाके इसको डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट वाइज। इन डेप्थ चलते हैं। अगर अब बात करें हमारे उस मेन सब्जेक्ट की जो हम शुरू से ही बहुत अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं, जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको विदाउट एनी मिस करने हैं, कितनी बार रिपीट हुए हैं, कौन से नॉर्सेट में आए हैं, मैंने सारा एनालिसिस यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन करके रखा है। इन्फेक्शन कंट्रोल से बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पूछा जा चुका है। हैंड हाइजीन के स्टेप्स ऑलरेडी आस्क्ड। ऑटोक्लेव का टेम्परेचर, प्रेशर, ये भी आ चुका है, जो कि है स्टेरिलाइजेशन का पार्ट। अब देख रहे हो आप इसकी फ्रीक्वेंसी,
फ्रीक्वेंसी बायोमेडिकल इन्फेक्शन कंट्रोल में से अगर सिर्फ बायोमेडिकल की मैं बात करूं, बायोमेडिकल कितनी बार आया है? प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया 6 टाइम्स आया है। अब अगर मैं बात करूं हैंड हाइजीन स्टेप्स की, हैंड हाइजीन भी यहाँ पे 4 टाइम्स आया है। कौन कौन से नॉर्सेट में? नॉर्सेट 2, नॉर्सेट 4, नॉर्सेट 7, नॉर्सेट 9 में आया है। ठीक है, नेक्स्ट नर्सिंग प्रोसेस, जहाँ नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना होता है, इट इज asked in 3 NORCET positioning and NORCET 2, NORCET 3, NORCET 7। क्वेश्चन क्या आया था ये भी लिखा है नीचे मैंने सब टॉपिक में। फॉर एग्जाम्पल पोजिशनिंग पे क्वेश्चन था तो ज्यादातर क्वेश्चंस उन पोजीशंस पे आए हैं जहाँ पे फाउलर्स पोजीशन देनी है या ट्रेडल एंड वर्क पोजीशन देनी है या सिम्स पोजीशन देनी है। एक नॉर्सेट में आया था बेटा रिकवरी पोजीशन पे, जो सिमिलर लगती है सिम्स लेटरल से बट होती नहीं है। सो इनके आपको पोजीशन याद होनी चाहिए, एग्जैक्ट कौन सा बॉडी ऑर्गन किस तरह से लाई करेगा इस पोजीशन में अलोंग विद द डायग्राम, क्योंकि डायग्राम भी यहाँ पे आ जाती है एग्जाम में पोजीशनिंग के ऊपर। और कुछ नर्सिंग प्रोसीजर्स ऐसे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में जिनके प्री प्रोसीजर एंड पोस्ट प्रोसीजर एंड ड्यूरिंग द प्रोसीजर पोजीशंस डिफरेंट रहती हैं। सो वो भी आपको याद करना है ऑन द टेस्ट। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसके बाद आपको पढ़ने हैं वाइटल साइंस। वाइटल साइंस कहने को बहुत जनरल सा बहुत बेसिक सा टॉपिक है बट यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये 2 बार अभी तक के नॉर्सेट में पूछा गया है जहाँ पे फीवर के पैटर्न्स पे क्वेश्चन आया था। अगर हम बात करें टाइफाइड फीवर की, वहां पे एक अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है फीवर की, एम आई राइट। अगर हम बात करें ट्यूबरकुलोसिस की, वहां पे फीवर का पैटर्न अलग कैरेक्टरिस्टिक के साथ में होता है। सो आपको हर एक डिजीज कंडीशन का पैटर्न पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज में कैसा पैटर्न ऑफ फीवर होता है, नाम पता होना चाहिए आपको। एंड साथ में जब भी आप इसको पढ़ो आप इसको ग्राफ बना के पढ़ना, ताकि बाय चांस नॉर्सेट में अगर ग्राफ की फॉर्म में आपको दिखाया जा रहा है रिलैप्सिंग फीवर, रेमिटिंग फीवर, तो आपको समझ में आए कि ये ग्राफ समझाना क्या चाह रहा है। भले आपके पास नोट्स में ये चीजें अवेलेबल ना हो बट आपको अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करने हैं जहां आप हर फीवर का ग्राफ खुद से बनाओगे। खुद से बनाने से याद भी ज्यादा होगा और आप नॉर्सेट से 4 कदम आगे भी चलोगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है नॉर्सेट में ग्राफ के पैटर्न में ये क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट ऑक्सीजन थेरेपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आया है अभी तक? वेंचुरी मास्क के ऊपर क्वेश्चन आया है, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी के ऊपर क्वेश्चन आया है। कितनी बार आया अभी तक? 3 टाइम्स। बेड सोर का प्रिवेंशन, प्रेशर अल्सर के स्टेजेस पूछे गए हैं, ठीक है। कितनी बार? 3 बार। रीस्ट्रेन पे क्वेश्चन आया है, रीस्ट्रेन के टाइप्स याद कर लेना, रीस्ट्रेन के एथिक्स क्या है, क्या प्री नर्सिंग असेसमेंट रहता है, क्या कोई प्री नर्सिंग प्रोसीजरल रूल रहता है इसका, वो पढ़ लेना याद से, क्योंकि 2 बार आया अभी तक के नॉर्सेट में। CPR BLS जहाँ पे क्वेश्चन आया है कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो पे, कितना रेशियो रहता है एडल्ट में, कितना रेशियो रहता है चाइल्ड में एंड कितना रेशियो रहता है नियोनेट में। कितनी बार आया है ये देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5। नॉर्सेट 2 से नॉर्सेट 4, नॉर्सेट 6, नॉर्सेट 8, नॉर्सेट 10 रिपीटेड आया है। इट मीन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नॉर्सेट के जो भी एग्जामिनर पेपर सेट करते हैं हो सकता है उनका ये फेवरेट टॉपिक हो, राइट। नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन पे, डॉक्यूमेंटेशन कहने को एक छोटा सा वाइटल साइंस की तरह जनरल टॉपिक है बट इससे क्वेश्चन आता है और यही क्वेश्चन ज्यादातर गलती करवाते हैं, नेगेटिव मार्किंग करवाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसको अपने प्रिपरेशन टाइम में इजी टॉपिक, जनरल टॉपिक ये तो हो ही जाएगा सोच के छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपको इसको छोड़ना नहीं है। इंसिडेंट रिपोर्ट, मेडिकेशन मिस हो गई, डॉक्यूमेंट नहीं किया, तो क्या आप इस इंसिडेंट को रिपोर्ट करोगे? इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं नॉर्सेट 1 में एंड नॉर्सेट 7 में। नेक्स्ट आईवी थेरेपी, आईवी थेरेपी में फ्लो रेट की कैलकुलेशंस, जिसको आप ड्रग कैलकुलेशन कहते हो इसे फ्लो रेट कैलकुलेशन कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है नॉर्सेट 3, नॉर्सेट 5 एंड नॉर्सेट 9 के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एनिमा, एनिमा के सारे टाइप्स आपको पता होने चाहिए। 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स के अंडर सब टाइप्स कौन से हैं, कौन से एनिमा का टाइम क्या होता है, कितनी हाइट पे कौन सा एनिमा दिया जाता है, आफ्टर एनिमा क्या करना होता है, आपको सब पता होना चाहिए। टाइप्स एंड पर्पसेस नॉर्सेट 2 में आया है, देन नॉर्सेट 6 में रिपीट किया है इसको। कैथेटराइजेशन दैट इज कॉटी प्रिवेंशन,
कॉटी प्रिवेंशन पे क्वेश्चन आया था कैथेटराइजेशन में से, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस कैथेटराइजेशन से आए हैं कि किसी फीमेल पेशेंट को कैथेटर लगा हुआ है और उस फीमेल के पेशेंट का यूरिन का सैंपल जाएगा, तो आप वो सैंपल कहाँ से विड्रॉ करोगे, ये भी क्वेश्चन है सेम टू सेम प्रीवियस ईयर के नॉर्सेट में। सो कैथेटराइजेशन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉटी का प्रिवेंशन कैसे करोगे, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का प्रिवेंशन आप कैसे करोगे अगर किसी पेशेंट को कैथेटर लगा हुआ है। नॉर्सेट 5 में आया है, नॉर्सेट 9 में आया है, आने वाले नॉर्सेट में भी आ सकता है। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे राइट्स ऑफ ड्रग पूछे गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, क्या क्या राइट्स होते हैं। अब ये वो टॉपिक है जिसको आपको ऑन द टिप्स याद करना पड़ेगा। जैसे ही आपके ये टॉपिक्स ऑन द टिप्स याद होंगे, फिर आपको इस थ्योरी को क्वेश्चन में लगाना सीखना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। कोई क्वेश्चन नॉर्सेट में ऐसा नहीं दिखेगा आपको जहाँ डायरेक्ट पूछा हो व्हाट आर द 10 राइट्स ऑफ मेडिकेशन, नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको इस थ्योरी को क्वेश्चन में कैसे लगाना है ये आपको मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में सीखना है। नॉर्सेट 1 में आया, देन अगेन नॉर्सेट 3 में आया, और उसके बाद ये नॉर्सेट 8 में इंक्लूड किया गया। ये तो वो टॉपिक हुए फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के जो हर नॉर्सेट में रिपीट हुए हैं। अब आप कहेंगे मैम ये तो बहुत कम है, क्वेश्चन तो बहुत सारे थे। तो यस आई अग्री बेटा, क्वेश्चन बहुत सारे थे, बट आज हम जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो रिपीटेड टॉपिक है। रिपीटेड टॉपिक का मतलब समझो, ये वो टॉपिक हैं जो आपकी मार्क्स और रैंक को ऑटोमेटिकली प्लस कर देंगे। टॉप रैंक लाने के लिए आपको इनको बिना किसी गलती के, बिना मिस किए कवर करना ही करना है। थ्योरी पूरी पढ़नी है, ये मत सोचना कि सिर्फ इतना कर लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, क्या नहीं, पढ़ना आपको सब है, लेकिन इन की टॉपिक्स को आपको रिपीटेडली पढ़ना है, रिवाइज करना है। वो सारी चीजें मैं आपको एंड में बताऊंगी कि किस तरह से आपको इसको पढ़ के पैटर्न को फॉलो करना है अपनी प्रिपरेशन जर्नी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की, जो है हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग कहने को बहुत इजी लगता है ना, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पढ़ लिए, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ ली, मैनेजमेंट हो गया खत्म, है ना, बट नहीं, यहाँ पे ही आता है मेन ट्विस्ट, क्योंकि हमारा पूरा नॉर्सेट का जो एग्जाम बनता है इसी सब्जेक्ट के ऊपर मेनली फोकस करके बनता है। क्या क्या टॉपिक्स आए हैं अभी तक, कार्डियोलॉजी से क्वेश्चन आया है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ईसीजी का इंटरप्रिटेशन यूजिंग इमेज बेस्ड क्वेश्चन। अब फ्रीक्वेंसी चेक करो कितनी बार रिपीट हुआ है बेटा, नॉर्सेट 1, 2, 4, 7 मायोकार्डियल इन्फार्क्शन से। अगर बात करूँ ईसीजी इंटरप्रिटेशन की, इसकी फ्रीक्वेंसी तो और ज्यादा है। नॉर्सेट 3 में आया, फिर नॉर्सेट 5 में आया, नॉर्सेट 7, नॉर्सेट 8, नॉर्सेट 10। इतना टाइम रिपीट होने का मतलब समझ रहे हो, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अरिथमिया से क्वेश्चन आया है 3 टाइम्स, नॉर्सेट 4, 6 एंड 9 में। नेक्स्ट अब आते हैं हार्ट फेलियर पे। हार्ट फेलियर भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी मिल सकता है। ग्राफ दिया जाएगा, ईसीजी की रिदम दी जाएगी, आपको एनालाइज करना होगा कि क्या ये हार्ट फेलियर है। ऑप्शन में हार्ट फेलियर भी लिखा होगा, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया भी लिखा होगा, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन भी लिखा होगा, हार्ट फेलियर भी लिखा होगा, कोई अलग टाइप का, इधर राइट साइड और लेफ्ट साइड, क्या चूज करोगे। सो उसके लिए आपको ईसीजी इंटरप्रिटेशन एंड हार्ट फेलियर के सारे ईसीजी रिदम्स याद होने चाहिए। याद होने का मतलब है यू शुड नो कहाँ पे PQRS कॉम्प्लेक्स में क्या डेविएशन आ रहा है, कौन सा ऊपर है, कौन सा नीचे है, सारी चीजें आपको ऑन द टिप्स याद होनी चाहिए। कितनी बार आया है ये अभी तक, नॉर्सेट 2 में और नॉर्सेट 5 में 2 टाइम्स आया है। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन से क्या क्वेश्चन आया है, हाइपरटेंशन से ज्यादा क्वेश्चंस अभी तक आए हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग से। ठीक है, कब कब, नॉर्सेट 3 में, 6 में एंड 10 में पूछा गया है। सीओपीडी मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, सीओपीडी मैनेजमेंट पूछा है नॉर्सेट 1 में, 4 में एंड 7 में। अस्थमा इमरजेंसी केयर कब आया, नॉर्सेट 2 एंड 8 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बनते हैं प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन। ये है प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन। सो यस, आई विल यूज सम ऑफ द एब्रीविएशंस हियर इन दिस वीडियो। उन एब्रीविएशंस को कट शॉर्ट करेंगे एंड में, ठीक है, जैसे IBQ, PBQ, SBQ, एंड में आई विल कट शॉर्ट देम, ताकि आपको कोई भी बीच में प्रॉब्लम आई हो वीडियो की तो आपकी एंड तक वो क्लियर हो जाए।
ABG analysis, NORCET 5, 6, 9, 10 repeated 4 times. Chest tube care, stroke nursing care repeated 2 to 3 times. Electrolyte imbalance, डायबिटीज मेलाइटस, एंडोक्राइन का पार्ट, डायबिटीज मेलाइटस से और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से दोनों से 4 टाइम्स क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नॉर्सेट 3, नॉर्सेट 1 से लेके नॉर्सेट 8 एंड 10 तक, राइट। नेक्स्ट है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में डायबिटीज तो आ गया, साथ में आएगा डायबिटीज कीटो एसिडोसिस का मैनेजमेंट। और जरूरी नहीं है अगर मैनेजमेंट पूछा है तो सिर्फ मैनेजमेंट पढ़ोगे, अगर ये डिजीज कंडीशन किसी भी नॉर्सेट में आई है, इट डजंट मीन सिर्फ उतना पढ़ना है। मैनेजमेंट पूछा है तो सिर्फ मैनेजमेंट नहीं, आपको वो पूरा डिजीज कंडीशन पढ़ना है, क्योंकि ये डिजीज कंडीशन इसका मतलब इम्पोर्टेंट है। डायबिटीज कीटोएसिडोसिस पूरा पढ़ लेना, क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ठीक है। उसके बाद इसकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या बनती हैं, सारा कुछ याद कर लेना। कब कब आया है, नॉर्सेट 4 एंड नॉर्सेट 9 में आया है। अब बात करते हैं जीआई सिस्टम की। तो जीआई के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर्स इन्वॉल्व किए हैं, लिवर सिरोसिस को ज्यादा इन्वॉल्व किया है। अब ये मत कहना कि मैम और भी तो डिसऑर्डर्स आए हैं, आई अग्री आए हैं, बट ये वो टॉपिक है जो रिपीट हुआ है, समझ गए मेरी बात। सो ये रिपीटेड टॉपिक है नॉर्सेट 3 एंड नॉर्सेट 6 में। ऑन्कोलॉजी, कीमोथेरेपी की क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं, नॉर्सेट 5 में आया एंड 10 में आया। अब यहाँ से प्री मेडिकेशन पे भी क्वेश्चन आ चुका है कीमोथेरेपी में, बट एक ही बार आया है, इसीलिए वो यहाँ लिस्ट में मैंने नहीं लिखा है, समझ गए। नेक्स्ट है बर्न्स, वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, पार्कलैंड फॉर्मूला कैलकुलेशन के लिए ये क्वेश्चन आया है नॉर्सेट 4 में एंड नॉर्सेट 7 में, राइट। शॉक के ऊपर क्वेश्चन, कौन सा, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक एंड न्यूरोलॉजिक शॉक। अब न्यूरोलॉजिक शॉक के ऊपर बेटा एक ही नॉर्सेट में क्वेश्चन आया था, ठीक है, जहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करना था वो था नॉर्सेट 8, ठीक है, बट उससे भी ज्यादा फोकस बार बार किया गया है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक पे। नेक्स्ट है आईसीयू नर्सिंग, जहाँ वेंटिलेटर सेटिंग्स पे क्वेश्चन आया था 4 टाइम्स, नॉर्सेट 6, 8, 9 एंड 10 में। इमरजेंसी केयर से क्वेश्चन आया ट्रैकियोस्टोमी केयर के ऊपर, ट्रैकियोस्टोमी केयर पूछा गया है नॉर्सेट 5 एंड नॉर्सेट 7 में। पेरी ऑपरेटिव केयर, पेरी ऑपरेटिव केयर में प्री ऑपरेटिव टीचिंग क्या होगी, चेकलिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन थिएटर चेकलिस्ट, ओटी चेकलिस्ट, इस पे क्वेश्चन आया है नॉर्सेट 2 में एंड नॉर्सेट 4 में। और ओटी चेकलिस्ट के ऊपर सिर्फ एक बार क्वेश्चन आया है, बट प्री ऑप टीचिंग के ऊपर 2 बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सबको समझ में आया। ये 2 वो की सब्जेक्ट हैं जो हमारा मेनली नॉर्सेट का एग्जाम जिस पे बेस्ड होता है, राइट। अब चलेंगे आगे और सब्जेक्ट्स पे, जो कि है ओबीजी गायने, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ओबीजी एंड गायने अपने आप में अब जो ट्रेंडिंग नॉर्सेट है अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनता जा रहा है, और यहाँ पे टॉपिक्स को ज्यादा इंक्लूड किया जा रहा है। धीरे धीरे वेटेज एफओ एंड एमएसएन का कम करते हुए ओबीजी का वेटेज बढ़ाया जा रहा है, ये सब आप ऑब्जर्व कर चुके हैं। अब कौन से ऐसे टॉपिक्स पढ़ें कि हमारा ओबीजी का एटलीस्ट एरिया कवर तो हो जाए, तो वो टॉपिक्स हैं बेटा एंटीनेटल केयर, पूरा एंटीनेटल केयर, जहाँ पे आपको मेनली याद करना है ईडीडी कैलकुलेशन को, जो नॉर्सेट 1 में आया फिर नॉर्सेट 4 में आया। इसके बाद है एंटीनेटल असेसमेंट, एंटीनेटल असेसमेंट पूरा जो इंक्लूड हो जाता है आपके एंटीनेटल केयर में ही, वहां पे आपको अपने मैनूवर्स याद करने हैं सारे। पूछा क्या गया है, लियोपोल्ड मैनूवर पूछा है, और भी कुछ मैनूवर्स है जो एक एक बार पूछे हैं, ठीक है। लियोपोल्ड रिपीट हुआ है बट बाकी मैनूवर्स एक एक बार पूछे गए हैं। सो आप क्या करना, आप सारे मैनूवर्स को याद करना विद इमेज, बाद में मत कहना कि मैम किसी ने बताया नहीं, विद इमेज आपको सारे मैनूवर्स याद होने चाहिए। नेक्स्ट है लेबर, लेबर के अंदर भी जो मेन क्वेश्चन रिपीट हुआ है वो हुआ है स्टेजेस ऑफ लेबर से। सो स्टेजेस ऑफ लेबर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको पढ़ लेना। ये यहाँ 3 टाइम्स तो रिपीट हुआ है डायरेक्टली 3 बार पूछा गया है ये नॉर्सेट के एग्जाम में। पार्टोग्राफ भी इंक्लूड किया है, पार्टोग्राफ में क्या करते हैं, प्रोग्रेस ऑफ लेबर ही हम मार्क करते हैं, है ना। स्टेजेस ऑफ लेबर के साथ में प्रोग्रेस ऑफ लेबर जब हमें मार्क करनी है, हाउ मच द फीमेल इज रेडी टू डिलीवर अ चाइल्ड, वो चीजें असेस करनी है।
सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी बार स्टेजेस ऑफ लेबर आया है ना, उतनी ही बार पार्टोग्राफ का क्वेश्चन अलग से आया है, नॉर्सेट 4 में, नॉर्सेट 7 में, नॉर्सेट 10 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी कंडीशंस, जहां पे क्वेश्चंस आए हैं पीपीएच से। व्हाट इज पीपीएच? पोस्टपार्टम हेमरेज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको 5 स्टार भी लगाएंगे तो कम है, इतना इंपॉर्टेंट है ये आपकी प्रिपरेशन के लिए। नॉर्सेट 2 में आया है, 5 में आया है एंड 8 में आया है। नेक्स्ट है एक्लेम्पशिया। एक्लेम्पशिया इज आस्क्ड ट्वाइस, नॉर्सेट 3 एंड नॉर्सेट 7। प्लेसेंटल डिसऑर्डर्स आए हैं, कितनी बार आए हैं प्लेसेंटल डिसऑर्डर्स? 2 टाइम्स आए हैं। प्लेसेंटल डिसऑर्डर में भी क्या ज्यादा पूछा है? प्लेसेंटा प्रीविया विद ऑल स्टेजेस, यू शुड नो ऑल स्टेजेस विद इमेज। इमेज के साथ आपको पता होना चाहिए प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन लोअर यूट्राइन सेगमेंट में कहाँ कहाँ पे हो रहा है, ओस को कवर कर रहा है नहीं कर रहा। हर अपनी एक टाइप का एक अलग मैनेजमेंट है, आपको वो भी याद होना चाहिए। याद कैसे होगा? अगर आप इसको इमेज की फॉर्म में याद करोगे, इमेज के साथ में इसके टाइप्स याद करोगे, तभी आप इसके मैनेजमेंट को समझ पाओगे। अगर रट्टा मारोगे तो याद नहीं होगा, नॉर्सेट में वही गलती करके आओगे जिस वजह से आज आप रिपीट पे इस टॉपिक के वीडियोस को देख रहे हो। समझ में आया? नेक्स्ट है न्यूबॉर्न केयर। अब काफी बच्चे कहेंगे मैम न्यूबॉर्न केयर तो ओबीजी गायने का पार्ट ही नहीं है, बट दिस इज पार्ट ऑफ आर ओबीजी गायने ओनली, क्योंकि जैसे ही बेबी बॉर्न होगा वो कहाँ पे होगा? वो वहाँ पे ओटी के अंदर जो नर्सेज होती हैं, गायनेकोलॉजिकल नर्सेज होती हैं, ऑब्स्टेट्रिशियंस होते हैं, उन्हीं के पास में होता है। ठीक है, सो न्यूबॉर्न केयर करनी है, उसके लिए क्या क्या टॉपिक्स याद करने हैं आपको? अबगार स्कोर याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्सेट 1, 5 एंड 8। 1 जब बेसिक एग्जाम आता था तब भी पूछा, नॉर्सेट 8 जब एडवांस लेवल ऑफ एग्जाम आता था इसको तब भी पूछा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फैमिली प्लानिंग, आईयूसीडी, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, नॉर्सेट 4 में आया एंड नॉर्सेट 10 में पूछा गया। नेक्स्ट है ब्रेस्ट फीडिंग, कोलोस्ट्रम से क्वेश्चन आया है इन नॉर्सेट 2 एंड नॉर्सेट 6। ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर आपको सिर्फ कोलोस्ट्रम नहीं पढ़ना, आपको पढ़नी है पूरी ब्रेस्ट फीडिंग के टाइप्स विद पोजीशंस एंड टाइप्स ऑफ मिल्क एंड टाइप्स ऑफ मिल्क। कौन सा मिल्क है, कब आता है, ठीक है, उसमें प्रोटीन कंटेंट कितना है, फैट कंटेंट कितना है, कैल्शियम का कंटेंट है या नहीं है, एंटीबॉडीज कौन सी प्रेजेंट है, ये सब याद कर लेना। ब्रेस्ट फीडिंग का टॉपिक सिर्फ कोलेस्ट्रॉल तक लिमिट मत रखना। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, ये तो मेजर टॉपिक्स हैं, ये सब टॉपिक्स हैं। आपको पढ़ना क्या है? सभी के मेजर टॉपिक को पढ़ना, सब टॉपिक मत पढ़ना। सब टॉपिक सिर्फ रेफरेंस के लिए है आपके कि इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है, मेनली इस टॉपिक के बड़े टॉपिक के अंदर इस टॉपिक को निकाल के पूछा जा चुका है। आपको बड़ा ही टॉपिक पढ़ना है। नॉर्सेट बेटा हमेशा आपसे 5 कदम आगे चल रहा है, आपको कम से कम 7 कदम आगे नॉर्सेट से चलना पड़ेगा। इस वाले नॉर्सेट में गलती यही हुई थी, सबने सोचा था कि बहुत सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, सबने यही सोचा था, है ना, बट उल्टा हुआ। नॉर्सेट 4 कदम 5 कदम आगे था। नॉर्सेट ने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की जगह क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन को तो रखा, लेकिन क्वेश्चंस की लेंथ को इतना बड़ा नहीं किया। यही हुआ था और सबने प्रैक्टिस की थी लेंथी क्वेश्चंस की। सो नॉर्सेट हमेशा अनएक्सपेक्टेड होता है। हम सिर्फ प्रेडिक्शन कर सकते हैं नॉर्सेट का, ठीक है, लेकिन आप उसको प्रेडिक्ट करके 100% श्योरिटी पे नहीं ले जा सकते। बट हम कर क्या सकते हैं? अपनी टॉप रैंक सिक्योर करने के लिए हम नॉर्सेट से 4 से 5 कदम आगे एटलीस्ट चल सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो वही हम यहाँ कर रहे हैं। समझ में आया? नेक्स्ट बात करते हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्सेट 1, 3, 5, 7 रिपीट हुआ है ये बार बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे माइलस्टोन याद होने चाहिए आपको। कौन सा माइलस्टोन कब आता है, बच्चा उसमें क्या एक्टिविटी सीखता है, सपोर्ट लेके कब चलने लगता है, बैठने कब लगता है सपोर्ट लेके, साइकिलिंग कब करने लगता है, ये सब याद कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नियोनेटल केयर, फोटोथेरेपी पे क्वेश्चन आया है नॉर्सेट 2 एंड नॉर्सेट 6 में। एक बार क्वेश्चन आया था कि इसमें फोटोथेरेपी के अंदर कौन से कलर की लाइट दी जाती है, वो लाइट करती क्या है, ठीक है। पीडियाट्रिक डिसेबिलिटीज और डिजीजेस में क्या आएगा? सबसे ज्यादा पूछा है टेट्रालॉजी ऑफ फैलर्ट,
नॉर्सेट 4 नॉर्सेट 8 में पीडियाट्रिक इमरजेंसी में फेब्राइल सीजर आया है बच्चे को, मैनेज कैसे करोगे सिचुएशन को। नॉर्सेट 5 एंड नॉर्सेट 9 में आया है ऐसा क्वेश्चन। इम्यूनाइजेशन का तो एक फेमस टॉपिक है, राइट। नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल आपको पूरा याद होना चाहिए ऑन द टिप्स, ताकि क्वेश्चन कैसा बनेगा यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं, जहाँ पे आपको दिया जाता है बच्चे की एज ये है, तो बताओ इस टाइम पीरियड में कौन सी वैक्सीन है जो मदर से गलती से मिस हो गई है, आप क्या करोगे इमीडिएटली असेसमेंट के टाइम पे, क्या आप वैक्सीन दे दोगे। इस तरह के प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन में से क्वेश्चन आया है प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन पे 2 टाइम्स, नॉर्सेट 3 एंड नॉर्सेट 7 में। डिहाइड्रेशन में ओआरएस थेरेपी दी है, नॉर्सेट 2 एंड नॉर्सेट 8 में आया है। सो डिहाइड्रेशन की मैनेजमेंट पूरी याद कर लेना। ओआरएस के अलावा और क्या मैनेजमेंट के स्टेप्स हैं, डिहाइड्रेशन का मेन कॉज क्या होता है बच्चों में, और ओआरएस थेरेपी में जो ओआरएस का सॉल्यूशन है उसका डाइल्यूशन कैसे करना है, और उसके साथ ओआरएस के पैकेट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं और कितने कितने अवेलेबल होते हैं, ये सब याद कर लेना। ये मेजर टॉपिक डिहाइड्रेशन के अंदर ही आएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले सब्जेक्ट पे जो है हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बेटा एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत बच्चों को बोरिंग लगता है। आई अग्री, मेरे साथ भी सेम सिचुएशन थी, मुझे भी ये सब्जेक्ट थोड़ा बोरिंग लगता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चीजें मगअप करने वाली ज्यादा है। अगर बात करें एमएसएन की, एफओएन की, तो वहाँ हम फ्लो चार्ट बना के थ्योरी को समझ लेते हैं, हमें याद हो जाता है ना। लेकिन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हमें ऑन द टिप्स मगअप ही करना पड़ता है। अब इस चैलेंज के लिए भी, क्योंकि ये बहुत बच्चों के लिए चैलेंज होता है रटना चीजों को, आपके लिए भी यही एक सॉल्यूशन है कि आप बाकी सब तो पढ़ना, लेकिन इन टॉपिक्स को आपको रिपीटेडली रिवाइज करना है। एक बार पढ़ने के बाद इसको रिपीटेडली आपको रिवाइज करना है। समझ आ गया? क्या क्या? एपिडेमियोलॉजी पूछा क्या गया है, इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस पूछा जा चुका है एपिडेमियोलॉजी से। आप ट्रायड के साथ में पूरी एपिडेमियोलॉजी याद करना। नेशनल प्रोग्राम्स, सारे प्रोग्राम्स इंपॉर्टेंट है, अभी तक पूछे गए हैं आरएनटीसीपी एंड एनटीईपी, यानी कि इन शॉर्ट अगर बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर अभी तक ज्यादा फोकस किया गया है। नॉर्सेट 2 में, 4 में एंड 7 में। नेशनल प्रोग्राम्स में और क्या है, एचआईवी प्रोग्राम नॉर्सेट 3 में आया एंड नॉर्सेट 6 में आया। देन यूआईपी, यूआईपी क्या है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे सारी वैक्सीन इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। जहाँ पे हमने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल लिखा है ना, एक है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, एक है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या मेन की पॉइंट्स है। यहाँ पे लिखा है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, क्या लिखा है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, और ये तो हो गया बेटा शेड्यूल, राइट। और ये जो है ये है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का मतलब है ये है प्रोग्राम। तो क्या इसी प्रोग्राम के अंदर ये शेड्यूल आता है, याद कर लेना। समझ में आ रहा है थ्योरी को कैसे रिलेट किया जाता है। नेक्स्ट, डेमोग्राफी, आईएमआर एंड एमएमआर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, क्वेश्चन आ चुका है इसमें 2 बार नॉर्सेट 2 एंड नॉर्सेट 9 में। एनवायरमेंट हेल्थ के ऊपर, वाटर प्यूरिफिकेशन, बहुत बोरिंग टॉपिक है आई नो, लेकिन इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको कर लेना। नॉर्सेट 1 में भी आया है, देन नॉर्सेट 4 में भी पूछा है। फैमिली प्लानिंग से कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जो आपके यहीं पे कवर हो जाएंगे, जरूरी नहीं है इस टॉपिक को बार बार आपको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज पढ़ने की, ठीक है। अगर यहाँ पढ़ लेते हो, यहाँ पे सिर्फ रिवाइज कर लेना। वेक्टर बोर्न डिजीजेस में मलेरिया एंड डेंगू, इन पे क्वेश्चन आया है नॉर्सेट 6 और नॉर्सेट 8 में। सो यहाँ पे हमारे मेजर टॉपिक, मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं एंड। अब आगे की बाकी की चीजें देखें तो हमारी आती है फार्माकोलॉजी एंड अलोंग विद दैट मेंटल हेल्थ नर्सिंग। कुछ बच्चों को लगता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग एक माइनर सब्जेक्ट है, कुछ बच्चे कहते हैं नहीं मैम ये तो मेजर सब्जेक्ट है।
आपको इस चीज का परसेप्शन बदलने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे आप इसको मेजर सब्जेक्ट समझो चाहे माइनर समझो, बट ये चीज जरूर आप परसीव कर लेना, बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना कि अब जो नॉर्सेट का ट्रेंड है वो ओबीजी एंड साइकियाट्रिक नर्सिंग को ज्यादा इंक्लूड कर रहा है, एमएसएन एफओएन को धीरे धीरे बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। अभी तक क्या था, एमएसएन एफओएन यहाँ था, बाकी सब्जेक्ट्स यहाँ थे, साइकियाट्रिक नर्सिंग यहाँ था, कम्युनिटी यहाँ था, पीडियाट्रिक यहाँ था, बट अब क्या ट्रेंड क्या है, बैलेंस करने का। एमएसएन एफओएन यहाँ आ गया है और साथ में इनके लेवल बढ़ गए हैं। हमें इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है। अब चाहे आप इसको माइनर समझे चाहे आप इसको मेजर सब्जेक्ट समझे, रहेगा ये उतना ही इम्पोर्टेंट। पढ़ना क्या है इन दोनों में, अब ध्यान से सुनना। फार्माकोलॉजी में आपको पूरी फार्मा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जब आप अपनी एमएसएन के डिसऑर्डर्स को पढ़ रहे हैं बेटा, एमएसएन के डिसऑर्डर्स के साथ में आप इन ड्रग्स के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। एड्रेनालिन, एट्रोपिन, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, इंसुलिन के टाइप्स, अमीनोग्लाइकोसाइड की टॉक्सिसिटी, एंटीसाइकोटिक्स, डोपामिन का इन्फ्यूजन, आईवी कैलकुलेशन में फ्लो रेट एंड साइड इफेक्ट्स। इन साइड इफेक्ट्स किस किस का, कीमोथेरेपी ड्रग्स का। इन ड्रग्स के ऊपर साथ में फोकस कर लेना जब आप एमएसएन का डिसऑर्डर पढ़ोगे, आपकी मेजॉरिटी फार्मा यहीं से हो जाएगी। इसके बाद कुछ जनरल टर्म्स आते हैं फार्माकोलॉजी में, लाइक फार्माकोकाइनेटिक्स, व्हाट इज फार्माकोजेनेटिक्स, मेटाबॉलिज्म, हाफ लाइफ, ये सब चीजें क्या हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझने की जरूरत है, आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए इनका, क्योंकि अगर आपके नॉर्सेट के अलावा बाकी एग्जाम्स देखे जाएं वहां पे यहाँ से वन वर्ड का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। हाफ लाइफ क्या होती है, फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या है, फार्माकोजेनेटिक्स का मतलब क्या है, एक ड्रग का हाफ लाइफ मेटाबॉलिज्म क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए अगर आपको मीनिंग भी पता है ना इन टर्म्स का, तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे बिना किसी गलती के, ठीक है। तो वो पार्ट है हमारा जनरल फार्मा का, और आप उसको इंट्रो भी कह सकते हैं, इंट्रो ऑफ फार्मा। आपको उतना पढ़ना है, उसके बाद आपको इन ड्रग्स पे मेनली फोकस करना है, समझ गए। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ड्रग है डिजॉक्सिन एंड डोपामिन। डोपामिन के साथ में आप दो ब्यूटामिन भी पढ़ लेना, क्योंकि इनका कैलकुलेशन जो है वो डिफरेंट है बाकी ड्रग्स से। बाकी ड्रग्स के कैलकुलेशन उसी फॉर्मूला से होती हैं जो आप फॉर्मूला जनरली अभी तक पढ़ते आए कैलकुलेशन का, लेकिन डोपामिन एंड डोब्यूटामिन दोनों ऐसे ड्रग्स हैं जिनका कैलकुलेशन डिफरेंट है, राइट। इसका कैलकुलेशन आपको जरूर याद होना चाहिए। नॉर्सेट हमेशा वही चीज पूछता है जो थोड़ी सी टफ होती है, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट अब बात करते हैं हमारे मेंटल हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट की। मेंटल हेल्थ नर्सिंग इजी सब्जेक्ट है, इसमें मगअप करने की आपको कोई जरूरत नहीं है अनटिल और अनलेस आप इसको रिलेट करके पढ़ रहे हो। आपको ये पूरा सब्जेक्ट रिलेट करके पढ़ना है रियल लाइफ एग्जाम्पल से। बहुत सारे बच्चे आप में से क्लिनिकल ड्यूटी कर चुके हैं साइकियाट्रिक वार्ड में, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन के टाइम पे अपनी साइकियाट्रिक पोस्टिंग में बहुत सारे अलग अलग डिसऑर्डर्स, डिजीज कंडीशंस देख चुके हैं मेंटल हेल्थ के, राइट। नहीं भी देखा है तो आप वीडियोस देख सकते हो, इसके बहुत जगह पे वीडियोस है, बट रिलेट करके पढ़ना। अगर मैं बात करूँ एक सिंपल सी रिजिडिटी की, लीड पाइप रिजिडिटी, बहुत कॉमनली आपने ये वर्ड सुना होगा। यार कैसे रखोगे, रटने की जरूरत नहीं है कि भाई इस डिजीज कंडीशन में लीड पाइप रिजिडिटी आएगा, सीधा जाके वीडियो देखो, वीडियो देखोगे रिलेट कर पाओगे तभी याद होगा। ऐसे याद करनी है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। क्या क्या आया है, स्किज़ोफ्रेनिया से क्वेश्चन आया है, पॉजिटिव सिम्टम्स पूछे गए हैं 3 टाइम्स नॉर्सेट 1, 5 एंड 8 में। मूड डिसऑर्डर से भी क्वेश्चन आया है, मेनिया नॉर्सेट 2, नॉर्सेट 6। एंजाइटी डिसऑर्डर से क्वेश्चन आया है, कौन से डिसऑर्डर से, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, नॉर्सेट 3 एंड नॉर्सेट 7 में। सब्सटेंस अब्यूज आ चुका है, अल्कोहल विड्रॉल के ऊपर क्वेश्चन था नॉर्सेट 4 एंड नॉर्सेट 9 में। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, अब ये तो बेटा वो टॉपिक है जो सबको ऐसा लगता है कि भाई बहुत बोरिंग है या फिर कॉलेज टाइम में कोई इस टॉपिक को टच नहीं करता, बट नॉर्सेट सबसे ज्यादा इस पे फोकस करता है। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन कैसे करनी है, सिनेरियो आपको दिया जाएगा, सिनेरियो के बेसिस पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दैट व्हाट विल बी योर थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट है, बता रहा है, उसको आवाजें सुनाई देती है, वो आवाजें उससे कान करवाती हैं, व्हाट विल बी योर थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स। आपको यहाँ कंडीशन डायग्नोज नहीं करने की पेशेंट को डेल्यूजन है या हेलुसिनेशन है, सीधा आपको ये बताना है कि आप पेशेंट को क्या जवाब दोगे।
वहाँ हो जाएगी प्रॉब्लम। ऑप्शंस भी ऐसे मिलेंगे जो बहुत सही सही लगेंगे सारे, बट आपको इसको याद करना है, कौन से सिनेरियो में एक्सप्लोर करना है, कौन से सिनेरियो में ओपन एंडेड क्वेश्चंस पुट करने हैं, कौन से सिनेरियो में पेशेंट की फीलिंग को वैलिडेट करना है, कौन से केस में नहीं करना है, कहाँ एश्योरेंस देनी है, कहाँ रीअश्योरेंस देनी है, कहाँ नहीं देनी है, फॉल्स एश्योरेंस नहीं देनी। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं। नाम सुन के बहुत अजीब लगते हैं, बोरिंग लगते हैं, एक्सप्लोरिंग क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या है, बट जब इसको आप प्रैक्टिस करने जाओगे ना बेटा क्वेश्चंस में, अपने आप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपके ब्रेन में कि यस, अगर डेल्यूजन का पेशेंट है उसको हमें वैलिडेट नहीं करना, उसको प्रेजेंट टू रियलिटी लाना है, और अगर डिप्रेशन का पेशेंट है उसकी फीलिंग को हमें वैलिडेट करना है। समझ में आया? सो इस तरह से डील करना है। और अभी तक थेरेपेटिक कम्युनिकेशन में नॉर्सेट ने अगर किसी टॉपिक को रिपीट किया है इससे, वो डिजीज कंडीशन रही है सुसाइड की। सुसाइड के पेशेंट को किस तरह से हमें थेरेपेटिकली कम्युनिकेट करना है, ये क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हुआ है अभी तक। अब बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो वो है बेटा डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म नाम सुन के सारे मिक्स हो जाते हैं, एक बार पढ़ लोगे थोड़े टाइम के बाद लगेगा सारे डिफेंस मिक्स हो गए। इसका एक ही सॉल्यूशन है, आपको ये सभी डिफेंस एग्जांपल्स के साथ में याद करने हैं। या तो अपने किसी फ्रेंड के ऊपर एग्जांपल देके देखो, या खुद के ऊपर ये डिफेंस करके देखना मैकेनिज्म्स का। क्या क्या आया है, प्रोजेक्शन एंड रिप्रेशन पे क्वेश्चन आ चुका है नॉर्सेट 2 में एंड नॉर्सेट 5 में। ईसीटी के ऊपर क्वेश्चन आया है नॉर्सेट 7 एंड नॉर्सेट 10 के अंदर। ईसीटी पूरा याद कर लेना, क्वेश्चन इंडिकेशन पे आया था बट आप पूरा याद करना। ईसीटी क्यों दिया जाता है, उसके पीछे रीजन क्या है, क्या करता है वो ब्रेन में जाने के बाद में, क्या इसके टाइप्स हैं, और क्या प्री मेडिकेशन है, ड्यूरिंग द ईसीटी क्या करना है, एंड व्हाट इज द पोस्ट इंटरवेंशन। देन नेक्स्ट इज मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन एंड MMSC, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नॉर्सेट 3 नॉर्सेट 8 दोनों में आया है। ठीक है, सो ये रहा हमारा वो समराइज्ड प्लान जो आपको करना है अपने नेक्स्ट नॉर्सेट के लिए। नहीं समझ में आ रहा रीस्टार्ट कहाँ से करना है, तो अब आपको अपने इन टॉपिक्स को पहले कवर करना है जो रिपीटर्स है नॉर्सेट के लिए। ठीक है, अब है थोड़ा डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट ऑल द माइनर सब्जेक्ट्स नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स में। सैम्पलिंग, रिसर्च डिजाइन, स्टैटिस्टिक्स, हाइपोथेसिस एंड डाटा कलेक्शन के टाइप्स, इनके ऊपर क्वेश्चन आया है एंड 2 to 3 टाइम सारे ही टॉपिक्स रिपीट हो रखे हैं। इसके बाद है नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। अब नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन अगर मोटा मोटा देखे तो नहीं लगेगा आपको कि इस सब्जेक्ट से भी कोई क्वेश्चन नॉर्सेट में आया है, बट मार्क माय वर्ड्स आया है। क्या क्या आया है, लीडरशिप के स्टाइल्स, मैनेजमेंट प्लानिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, एबीसी एनालिसिस, अगर याद हो प्रीवियस नॉर्सेट 3 नॉर्सेट 8 में आया है। स्टाफिंग पे आया है, नर्स पेशेंट रेशियो आईसीयू में कितना रहता है, वार्ड में कितना रहता है, ओटी में कितना रहता है, सुपरविजन, इवैल्यूएशन मेथड्स। सो ये सभी टॉपिक्स बेटा 2 बार नॉर्सेट में रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट है एनाटॉमी फिजियोलॉजी, कार्डियक सिस्टम, कार्डियक आउटपुट पे क्वेश्चन आया, नर्वस सिस्टम, रेनियल नर्व्स के ऊपर क्वेश्चन आया, एंडोक्राइन में पिट्यूटरी हार्मोन से, एंड ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर से क्वेश्चन है। एंड ये सब भी 2 बार रिपीट हुए हैं अभी तक। माइक्रोबायोलॉजी में भी सारे टॉपिक्स 2 बार रिपीट हुए हैं, फ्रॉम स्टेरिलाइजेशन, इम्यूनिटी, वैक्सीन, ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स बेटा जरूर याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। बाकी सारे टॉपिक्स तो आपको मैंने पहले भी बताए हैं, अभी प्रीवियस स्लाइड्स में कि ये आ चुके हैं, बट ऑर्गेनिजम्स भी पढ़ लेना। ग्राम नेगेटिव क्या है, ग्राम पॉजिटिव क्या है, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है उनके बीच में, ठीक है, ये सब याद कर लेना। सो ये है हमारा ओवरऑल माइनर सब्जेक्ट्स का डिटेल एनालिसिस जो अभी तक के नॉर्सेट में पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं कि चेंज क्या हुआ है नॉर्सेट में बेटा। तो सबसे पहले जब नॉर्सेट का फर्स्ट एग्जाम हुआ था, वहां पे सबसे ज्यादा किया जाता था, आपके जितनी भी थ्योरी आपने अपनी बीएससी नर्सिंग में पढ़ी थी उसको रिकॉल करके क्वेश्चंस बनते थे। ठीक है, उसको रिकॉल करके क्वेश्चंस बनते थे, तो आप उसी के बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन भी करते थे। ठीक है, जहाँ पे सारी थ्योरी को आपने रिकॉल कर लिया और एग्जाम दे दिया और सिलेक्शन हो गया। ये उन बच्चों का है जो नॉर्सेट रिपीट कर रहे हैं। उसके बाद में आए क्वेश्चंस में चेंज, जहाँ पे क्लिनिकल सिनेरियोज को हमने ऐड करना शुरू कर दिया।
नॉर्सेट के एग्जामिनर ने, नॉट हमने, इंक्लूड करना शुरू कर दिया। तो हमारी प्रिपरेशन भी क्लिनिकल सिनेरियोज की तरफ शिफ्ट हुई। बट हाँ, वहाँ पे जो क्वेश्चंस का लेवल था वो क्लिनिकल सिनेरियो में भी बेसिक लेवल था। शिफ्ट फ्रॉम सिंगल लाइन फैक्ट टू कॉम्प्लेक्स सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, और प्रिपरेशन भी इसी तरह से हुई। फिर चेंज किया गया जहाँ पे आईसीयू क्वेश्चंस आने लगे, ठीक है। मैसिव सर्ज इन क्रिटिकल केयर फोकस, वेंटिलेटर्स पे क्वेश्चन आए, एबीजी एनालिसिस, एबीजी इंटरप्रिटेशन, एबीजी रीडिंग ये है तो मैनेजमेंट क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन है। यानी कि यहाँ पे ज्यादा सिनेरियो दिए गए क्लिनिकल आईसीयू सेटिंग्स वाले, और उसके बेसिस पे आंसर करना था। फिर चेंज किया गया इसको टू द फार्माकोलॉजी इंटीग्रेशन। फार्माकोलॉजी में क्या आया, कौन सी मेडिसिन देनी है इस कंडीशन में, isolated drug questions replaced by pharma combined with med search. Then again it is changed to the pattern of the book. एक फेमस बुक है जिसके पैटर्न पे इसको शिफ्ट कर दिया गया, जिसका नाम है एनप्लेक्स पैटर्न। स्वीपिंग राइज इन प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शंस, यहाँ से इंक्लूड किए गए प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। फिर इसके बाद में शिफ्ट किया गया इसको टू द पेशेंट सेफ्टी, जहाँ पे पेशेंट की सेफ्टी इंश्योर करते हुए हमें प्रायोरिटी बेसिस पे क्लिनिकल इंटीग्रेशन के साथ ये सारी चीजें फॉलो करते हुए आंसर करना होता है। अब सिचुएशन है यहाँ जो इन सभी चीजों को इंक्लूड कर रही है, ठीक है, जहाँ पे बेसिक भी आ रहा है, जहाँ पे एडवांस भी आ रहा है। वहां पे हमारा अब का एग्जाम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी है। अब करते हैं उन्हीं एब्रिविएशंस को डिस्कस जो मैंने ड्यूरिंग द वीडियो डिस्कस की हैं। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पहला, सो अब के क्वेश्चंस का पैटर्न ये भी है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन इन शॉर्ट इज एसबीक्यू, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आईसीयू के क्वेश्चन, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, सेकंड क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस, CBQs, राइट। नेक्स्ट थर्ड, अब यहाँ पे ऐड किया गया प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शंस को। सो अब आए हमारे प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस, PBQs, राइट। एंड फोर्थ इज पेशेंट सेफ्टी, ठीक है। पेशेंट सेफ्टी इन सभी को इंक्लूड करती है, सिनेरियो बेस्ड SBQ प्लस CBQ प्लस प्रायोरिटी बेस्ड PBQs, इनको इंक्लूड करके अब पूरा डिटेल्ड क्वेश्चन बनता है। यही पूरी मेन एक स्केलेटन रहता है हमारे क्वेश्चंस का जो अब के नॉर्सेट में आता है, ठीक है। और ये किस तरह से शिफ्ट हुआ है फ्रॉम द बेसिक टू दिस लेवल, अब आई होप आप सबका ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो है हमारा मेमोरी बेस्ड PYQ। ये PDF आपको मिल जाएगी, जो अभी तक हमने डिस्कस किया है वही चीजें यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है नॉर्सेट के एग्जाम वाइज। अभी तो हमने फ्रीक्वेंसी बेसिस पे सारा डिटेल में एनालाइज कर लिया, ठीक है। अब ये जो लिस्ट है ये है नॉर्सेट वाइज। नॉर्सेट 1 जो 2020 में आना शुरू हुआ था, नॉर्सेट 1, 2, 3, देन 4, 5, 6, देन 7, 8, 9, ठीक है। 9 तक के सारे नॉर्सेट के टॉपिक्स मैंने इंक्लूड किए हैं जो रिपीटेड हैं हर एग्जाम में। वो टॉपिक मैंने मेंशन नहीं किए हैं जो रिपीट नहीं हुए हैं, राइट। जितने टॉपिक आपको मैंने शुरू में बता दिए, इनको विदाउट एनी मिस आप जरूर याद कर लेना। बाद में मत कहना कि मैम हमें नहीं समझ में आ रहा था, रीस्टार्ट करना कहाँ से है। लेटेस्ट बेंचमार्क जो कि नॉर्सेट 10 का है वो है ये, जो रिपीटेड टॉपिक रहा है एज पर प्रीवियस ईयर, PYQ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे जो भी रिपीट हुआ है वो यहाँ पे मेंशन है। फंडामेंटल, मेड सर्च, OBG, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, फार्मा साइकेट्री रिसर्च, ये है नॉर्सेट 10 के वो रिपीटेड टॉपिक जो पुराने टॉपिक से उठाए गए हैं, पुराने ट्रेंड से उठाए गए हैं। सो एक चीज तो अब आपको समझ में आ गई होगी कि नॉर्सेट का जो बेटा एग्जाम है ना, वो एग्जाम सेट करने का जो पैटर्न है वो मेजरली लिया जाता है प्रीवियस ईयर के ट्रेंड से, ठीक है। जो नॉर्सेट का एग्जाम सेट होता है, मेन पार्ट, मेजॉरिटी पार्ट उसका प्रीवियस ईयर के ट्रेंड से लिया जाता है, क्या क्या टॉपिक्स पहले पूछे गए हैं
उसी टॉपिक को घुमा के अलग तरह से अलग एरिया को टारगेट करते हुए नया क्वेश्चन बन जाता है और वो अगले नॉर्सेट में आ जाता है। अगर मैं बात करूं ईसीजी इंटरप्रिटेशन की एग्जांपल के लिए, तो ईसीजी की इंटरप्रिटेशन में अगर पिछली बार सिर्फ ये पूछा गया था कि दिए गए ईसीजी में मैनेजमेंट क्या करोगे, तो हो सकता है इस बार ईसीजी इंटरप्रिटेशन का ही क्वेश्चन आए, बट मैनेजमेंट की जगह पे उस क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए टू डायग्नोज द कंडीशन की हुआ क्या है। ठीक है, सो सिर्फ और सिर्फ वहां पे आपका एनालाइज करना है टॉपिक को। एग्जामिनर का मोटिव सिर्फ इतना है कि आपके ब्रेन में प्रेजेंट उस टॉपिक की नॉलेज कितनी है। ठीक है, और अगर आप मेरी उस बात को ध्यान रखोगे जो मैंने शुरू में बताई थी कि आपको इन बताए गए टॉपिक्स में से मेन टॉपिक पढ़ना है, सब टॉपिक नहीं पढ़ना है, तो आपका वो पार्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। एग्जामिनर जो आपका नॉलेज असेस करना चाह रहा है उस टॉपिक की, वो नॉलेज बहुत अच्छे से असेस हो जाएगी और आपकी टॉप रैंक आएगी। सिर्फ कंडीशन इतनी है कि आपको सब टॉपिक की जगह टॉपिक पढ़ना है। ये बात समझ आई? बात समझ में आ गया सबको कि किस तरह से अब आपको अपनी तैयारी करनी है अगले नॉर्सेट के लिए, नॉर्सेट 11 हो चाहे नॉर्सेट 12 हो। ठीक, सो ये है एक प्रॉपर अभी करंट क्वेश्चन का ट्रेंड जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जहाँ पे एमएसएन भी आ रहा है, ठीक है, फार्मा भी आ रही है, इंटीग्रेटेड क्लिनिकल सिनेरियो पैटर्न इंक्लूड करते हुए पेशेंट सेफ्टी को भी इंक्लूड किया जा रहा है, इन्वॉल्विंग ऑल योर प्रीवियस ईयर का ट्रेंड, जो किसके ऊपर बेस्ड है? 3 चीजों के ऊपर बेस्ड है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन एंड प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन। आई होप मेनी ऑफ योर डाउट्स आर क्लियर टिल नाउ। और यहाँ पे हमारी मेन टॉपिक एनालिसिस होती है खत्म। इसके बाद अब बात करते हैं तैयारी करनी कैसे है। कुछ बच्चे आप में से रिपीटर्स होंगे, कुछ बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे जानने के लिए कि नॉर्सेट के लिए पढ़ना क्या चाहिए। तो अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, बिल्कुल पहली बार तैयारी शुरू कर रहे हो, पहली बार नॉर्सेट 11 देने जा रहे हो या 12 देने जा रहे हो, तो इस वीडियो को बाद में देखना, अभी मत समझना। सुन लो, समझ लो, लिख लो कि इन एरियाज पे फोकस करना है, लेकिन आपको पढ़ना सब कुछ है, मिस नहीं करना। लास्ट में जो टॉपिक मैंने बताए हैं, इन टॉपिक्स को अपनी प्रिपरेशन के लास्ट में रिवाइज कर लेना ज्यादा फोकस के साथ, यहाँ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब उनकी बात करते हैं जो रिपीटर्स है, नॉर्सेट दोबारा दे रहे हैं और नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ एनी रीजन। ठीक है, आप सबको अब अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी को चेंज करना है। हो सकता है आप में से काफी बच्चे मुझसे जो बात कर चुके हैं वो ये सेम फॉलो कर रहे होंगे अभी तक, तो बहुत सारे बच्चों ने मुझसे बात भी की है, जिन्होंने नहीं की है अब आप भी समझ लो करना क्या है आपको। बेटा, आपको अभी शुरू के कुछ टाइम अपने प्रीवियस ईयर्स पे फोकस करना है यूजिंग माय दिस वीडियो जो मैंने यहाँ टॉपिक बताए हैं। ठीक है, अब आपको उठाने हैं अपने बनाए हुए नोट्स, जो नोट्स आपके सेल्फ हैंड रिटन नोट्स है। ठीक है, अपने सेल्फ हैंड रिटन नोट्स को उठाना, उनको रिवाइज करना शुरू करना है आपको टॉपिक वाइज, और उसमें से उन टॉपिक्स को निकालना है जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, उनको हाईलाइट करते जाना। ठीक है, रिवीजन डेली करनी है, सुबह से लेकर दोपहर तक अपने दिन को आपको डिवाइड कर लेना है इनटू 3 पार्ट। सुबह का पार्ट रखोगे रिवीजन का, दोपहर का पार्ट रखोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस का, एंड रात का पार्ट रखोगे आप किसी और थ्योरी का, रिवीजन का, जिसमें आप या तो माइनर सब्जेक्ट ले सकते हो या फिर आप इसके साथ माइनर सब्जेक्ट नहीं लेना चाहते तो नॉन नर्सिंग ले सकते हो, क्योंकि नॉन नर्सिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सिलेक्शन में। ठीक है, इस तरह से दिन को डिवाइड करोगे, रिवीजन शुरू करोगे। पहले काम करना है अपने सारे नोट्स को आपको रिवाइज करना है और उसमें से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को निकालना है, कहाँ से क्वेश्चन आया हाईलाइट करना है। फिर साथ साथ में चलेगी आपकी रिवीजन। रिवीजन करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप भूलोगे नहीं, क्योंकि होता क्या है, हमारे ब्रेन की फॉर्मुलेशन ही ऐसी है कि अगर हम कोई चीज आज याद कर रहे हैं, हम 3 दिन बाद भूल जाते हैं, है ना। 3 दिन मैक्स टू मैक्स हमें चीज याद रहती है, उसके बाद वो हमारे सेमी कॉन्शियस में जाना, सब कॉन्शियस में जाना शुरू हो जाती है। बट हमें तो वो चीजें कॉन्शियस में चाहिए, तभी तो हमारी टॉप रैंक आएगी, हम डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, राइट। सो इसके लिए करना क्या है, आपको 3-6-9 रिवीजन टेक्निक यूज करनी है।
करना क्या है इसमें, पहले दिन से तीसरे दिन सब कुछ जो भी आप पढ़ रहे हो इस पार्ट में उसको आपको 4th डे, 3 दिन तक का 4th डे नया पढ़ने से पहले, नया रिवाइज करने से पहले आपको पुराना याद करना है, रिवाइज करना है। उसके बाद 4th से लेके 6th डे तक का आपको 7th डे करना है एंड सेम आपको 6th डे से लेके 9th डे तक का 9th डे रिवाइज करना है। अब क्वेश्चन ये होगा आपका कि भाई मैम बीच का पार्ट ये तो फिर सबकॉन्शियस में चला जाएगा, 3 दिन तक ही याद रहता है, तो आपको 1 से करना है, समझ रहे हो, शुरू से करना है एंड तक का रिवाइज, और ये साइकिल रिपीट करनी है ऑन अ डेली बेसिस। अभी भी कोई डाउट है इस रिवीजन टेक्निक में तो नीचे कमेंट में वीडियो के डाल देना 369 रिवीजन टेक्निक विद क्वेश्चन मार्क। मैं आपको बताऊंगी फिर कि क्या है ये रिवीजन टेक्निक इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट। साथ में मैटर करती है आपकी कंसिस्टेंसी। आज कर लिया, एक हफ्ता कर लिया, बस हो गया, अब ब्रेक चाहिए नहीं, ब्रेक लेना लेकिन लंबा ब्रेक मत लेना। आई नो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है ब्रेक की, बहुत ड्रेन आउट हो जाते हैं तब भी पढ़ाई नहीं होती, और प्रेशर कई बार बहुत फील होता है कि अब तो दिमाग फट ही जाएगा, अब नहीं पढ़ पाएंगे। होता है, एक हेल्दी शॉर्ट ब्रेक लेना है, उससे बड़ा ब्रेक मत ले। ये मत सोचना कि एक हफ्ते का ब्रेक ले ले, एक महीने का ब्रेक ले ले, बाद में देखेंगे। इससे आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी, सारी पढ़ी हुई चीजें बैक टू जीरो चली जाएंगी जो आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब नेक्स्ट एग्जाम में ये बहाना नहीं चलेगा कि एग्जाम का लेवल बहुत आगे आया था, नेगेटिव मार्किंग बहुत हो गई थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि पता नहीं क्या हो गया, लग तो रहा था कि हो जाएगा। ये कोई बहाना फिर काम नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए खुद से झूठ बोलने से बेहतर है, खुद को तसल्ली देने से बेहतर है कि हम अभी से अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें, शॉर्ट ब्रेक लेते हुए अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। और सिर्फ सिलेक्शन लेना ही टारगेट नहीं है, आपका टारगेट होना चाहिए टॉप रैंक का। सिलेक्शन तो कोई भी ले लेता है, क्वालिफाई एग्जाम बहुत बच्चे कर लेते हैं बेटा, लेकिन टारगेट क्लियर रखना अपने माइंड में, आपको टॉप रैंक ही लानी है कुछ भी करके, ठीक है। सो ध्यान से मेरी इन बातों को समझ लेना। तैयारी कैसे करनी है मैंने वो भी बता दिया। जो जो एरियाज बार बार लग रहा है ना गलत हो रहे हैं आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस वाले पार्ट में, सेकंड पार्ट ऑफ द डे में जो मैंने बोला क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो यहाँ क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं ना, तो उन टॉपिक को भी आप फाइंड करो, कौन से ऐसे टॉपिक है जो बार बार गलत हो रहे हैं या तुक्के से सही हो गए, मतलब वो वीक है, उनकी एक अलग से कॉपी बनाओ, अलग से एक रजिस्टर बनाओ, वहां पे उन टॉपिक्स को लिखो और अपनी लैंग्वेज में लिखो। कोई जरूरत नहीं है बुकिश लैंग्वेज पेस्ट करने की, कॉपी पेस्ट करने की। समझ लिया, साइड रख दिया, उसको अपनी लैंग्वेज में नोट डाउन करो। अपनी प्रिपरेशन का आप खुद ही ध्यान रख सकते हो, आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो अपनी रैंक के, अपनी रिजल्ट के लिए। सो बाद में कोई बहाना नहीं चलेगा। बहुत ध्यान से समझ लेना, मेरी इन बातों को नोट डाउन कर लेना, और अगर वीडियो समझ में आया और अच्छा लगा और यूजफुल लगा तो नीचे कमेंट में बेटा जरूर बता देना मुझे, ताकि नेक्स्ट वीडियो को मैं और अच्छे से प्लान कर सकूं आप सबके लिए, ठीक है। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू सो मच।